एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ये दोनों चीजें किस से रिलेटेड हैं, हमारी बॉडी से। कोई भी लिविंग थिंग हो उसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी दोनों होती हैं, चाहे वो जानवर हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। यहाँ हम ह्यूमंस के कंसर्न में ले रहे हैं, ठीक है। इवन आप लोगों को सुन के शायद आश्चर्य होगा कि जो हमारे मंत्र होते हैं, मंत्रों की भी एक अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रहती है। तो शायद आप लोगों ने ये टर्म सुनी है या नहीं सुनी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो कई लोगों को ये नॉलेज होगा, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि ये शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, एनाटॉमी मीन्स किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि कोई भी चीज के अंदर क्या क्या रचनाएं हैं, क्या क्या संरचनाएं हैं, उनको समझना। कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट से मिलकर, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स है, लीवर है ना, स्टमक है, हार्ट है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल आर्गन्स हैं जो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और ये इन सिस्टम से जो इनके स्ट्रक्चर होती है, इन सिस्टम्स की जो रचना होती है, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या, कि उन अंगों के कार्य करने की विधि या वो किस तरह से कार्य करते हैं, वो होती है फिजियोलॉजी, ठीक है। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर या उनकी रचना क्या है, या उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। और वो ऑर्गन किस तरह के फंक्शन करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, वो होगी फिजियोलॉजी। तो इस तरह से ये दो अलग अलग वर्ड हैं, और हम इसमें पहले एनाटॉमी फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो यदि हम मेजर डिफरेंस देखें तो एनाटॉमी में हम पूरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका हम अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी में हम वो स्ट्रक्चर किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि एनाटॉमी कितने तरह की होती है। तो मोस्टली एनाटॉमी बहुत सारे तरह की होती है। यहाँ हमने कुछ उसके जो मेन टाइप्स हैं वो लिए हैं। तो फर्स्ट होती है ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ये भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट। और ये एक होती है रीजनल और दूसरी होती है सिस्टेमेटिक। सेकंड होती है टाइप ऑफ एनाटॉमी सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी। थर्ड होती है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, रेडियोलॉजिकल, काइनेसियोलॉजिक और ऑस्टियोलॉजी। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। फोर्थ टाइप की जो हमारी एनाटॉमी होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। ये फोर टाइप्स इसके अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजी, फीटल, टेराटोलॉजी और जेनेटिक्स। सिक्स तरह की होती है न्यूरो एनाटॉमी, और सेवेंथ होती है मॉर्बिड या पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो इस तरह से ये जो मेन टाइप्स होते हैं वो सेवन होते हैं। कई बुक्स में आपको इसके अलावा भी टाइप मिलेंगे, लेकिन ये मेन ये है। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप्स की एनाटॉमी होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं
फर्स्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, या इसके दो टाइप अगेन सब डिवीजन होते हैं, रीजनल और सिस्टमैटिक। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रॉस टोटल, मतलब एक कंप्लीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इसमें नहीं लिया है ना, इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। इसमें हम सिर्फ वो बॉडी स्ट्रक्चर जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं या आंखों से जो हमें दिखते हैं, उनको हमने लिया है, और उनकी स्टडी जो है वो कौन सी स्टडी हो जाती है? ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, और इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है रीजनल एंड सेकंड है सरफेस। सो रीजनल एनाटॉमी, माइक प्लीज जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब इसमें जो रीजनल एनाटॉमी होती है, तो रीजनल एनाटॉमी क्या होती है? रीजनल एनाटॉमी होती है कि किसी भी बॉडी के एक पार्ट का हमको स्टडी करना। ठीक है, जैसे हमने हेड की स्टडी की, या लेग की स्टडी की, या आर्म की स्टडी की, तो बॉडी के किसी एक पार्ट की स्टडी करना, ये होती है रीजनल, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करना। और वहीं जो सिस्टमैटिक एनाटॉमी होती है, या सरफेस एनाटॉमी भी इसको कहते हैं, ये क्या होती है कि हमको किसी एक टाइप के ऑर्गन जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उसकी स्टडी करना। जैसे सपोज हम नर्वस सिस्टम में नर्व की स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी एक ही चीज की कर रहे हैं, वो है नर्व, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां भी है हर जगह हम स्टडी कर रहे हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पर ना ये सरफेस एनाटॉमी बाय मिस्टेक लिख गया है, ये सिस्टमैटिक ही है, इसको क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसका जो सेकंड है ये सरफेस बाय मिस्टेक लिख गया है। ठीक है, इसका थर्ड टाइप होता है जिसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो इसके ऊपर वाले सिस्टमैटिक को ही हल लीजिएगा। सो दोनों में वैसे सरफेस एनाटॉमी जो होती है वो स्किन की होती है, कि जो हमारा सरफेस है, जैसे ये हमारा हाथ है, ये जो सरफेस है, तो ये स्किन की एनाटॉमी जो होती है वो सरफेस एनाटॉमी कहलाती है, बट वो बहुत कम यूज होती है इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो मेन दो हो गए हैं, रीजनल मतलब शरीर के किसी एक अंग विशेष की, कोई एक पर्टिकुलर आर्गन की स्टडी करना, रीजनल हो जाएगा। और किसी एक प्रकार के ऐसी संरचना की स्टडी करना कि जो पूरे शरीर में काम करती हो, जैसे मसल्स, नर्व, ब्लड वेसल्स या लिम्फ, तो ये स्टडी हो जाएगी सिस्टमैटिक स्टडी। आई थिंक दोनों में ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये जो सरफेस एनाटॉमी या टोपोग्राफी एनाटॉमी होती है, ये होती है कि हमारे शरीर के सतह की एनाटॉमी, जैसे स्किन, फिर उससे नीचे जो चीजें जुड़ी रहती हैं, स्किन के नीचे मसल्स हैं, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक हमें उनका इफेक्ट अपनी स्किन पर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लोअर जब जब हम खोलते हैं और बंद करते हैं तो हमारे इस स्किन पर भी इफेक्ट दिखता है। या जैसे बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं, कुछ 1-2 महीने के, तो आप देखिए उनके सिर पर जो हमारे हेमिस्फीयर के ज्वाइंट्स होते हैं, उनके ज्वाइंट्स दिखते हैं, ऐसा फोल्ड हल्का सा दिखता है। जब आप उनके सिर पर हाथ फेरेंगे तो एक हल्का सा आपको फोल्ड एहसास होगा कि यहाँ पर कुछ चीज जुड़ रही है। हमारा स्कल तो चूंकि बहुत हार्ड हो गया है ना। या हम अपने एल्बो को सपोज इस तरह से हाथ फेरते हैं, तो हमको यहाँ फील होता ना कि यहाँ कुछ ज्वाइंट है। ठीक है,
तो ये इस तरह की जो स्टडी होती है कि हम सरफेस की स्टडी करते हैं, लेकिन उससे अंदाज लगाते हैं कि उससे इंटरनल जो भी ऑर्गन्स जुड़े हैं उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये होती है सरफेस या टोपोग्राफी एनाटॉमी। अब थर्ड आती है एप्लाइड। एप्लाइड एनाटॉमी जो होती है, इसका पूरी तरह से जो रिलेशन है वो पैथोलॉजिकल है, मतलब किसी भी डिजीज से है या फिर कोई भी सर्जरी जो होती है उससे रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? रेडियोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल क्या होगा? उसमें हर तरह के एक्सरे, एमआरआई, जिन चीजों में रेडियो रेस की यूज करते हैं वो सारी चीजें किससे रिलेटेड आ जाएंगी? एप्लाइड एनाटॉमी की रेडियोलॉजिकल ब्रांच से। सो रेडियोलॉजिकल समझ गए। इसके बाद आते हैं हम काइनेसियोलॉजी। तो जहां पर काइनेस्थेटिक, काइनेसियोलॉजी, ये जो वर्ड आता है तो इसको आप अंडरस्टूड करें कि ये मसल्स के लिए आता है। ठीक है, काइनेस्थेटिक जो टच होता है, काइनेस्थेटिक जो टाइप होते हैं, तो ये जो वर्ड मसल्स के लिए बायोलॉजी में यूज किया जाता है एनाटॉमी में। तो जो काइनेसियोलॉजी है ये किससे रिलेटेड होगा? मसल्स से रिलेटेड। कि मसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कि उन पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उन पर कितना प्रेशर है, वो कितनी इलास्टिसिटी क्या है उनकी, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें किसमें आएंगी? काइनेसियोलॉजी में। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है ऑस्टोलॉजी। तो ऑस्टो वर्ड जहां भी आता है वो आप अंडरस्टूड करें कि वो बोन से रिलेटेड है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जहां काइनेस वर्ड आता है उसका मतलब मसल से रिलेटेड है, और जहां ऑस्टो वर्ड आता है वो मतलब बोन से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोलॉजी में क्या आएगा कि बोन के बारे में पूरा उसकी संरचना, वो जैसे कोई बोन टूट गई तो वो कैसे ठीक होगी, कैसे वो एक के ऊपर एक उसको ज्वाइन करेंगे, बोन्स की सर्जरी कैसे होगी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आएंगी? ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि जो ऑस्टियोलॉजी सर्जन होता है उसको काइनेसियोलॉजी की भी जानकारी हो, क्योंकि बोन और मसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब तक उसको दोनों की जानकारी नहीं होगी तब तक वो प्रॉपर सर्जरी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो आती है, तो ये जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, माइक्रोस्कोप मतलब क्या? ऐसी चीजें जो बहुत छोटी हों, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, प्रीति जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। सो इसमें हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे या किन चीजों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे? वो चीजें जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं या जिनको हम बहुत अति सूक्ष्म संरचनाएं कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट क्या है? सिस्टोलॉजी। सिस्टोलॉजी में होता है जो सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। ठीक है, सो वो सेल्स को, उनकी स्ट्रक्चर का पूरा अध्ययन करना हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। अभी आप ये टर्म्स सिर्फ सुन लीजिए, फिर इसका भी डिटेल आएगा। ठीक है, साइटोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू या ऊतक का, और ऑर्गेनोलॉजी में हम जो ऑर्गन्स के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी लेयर होती है, उनके टिश्यू होते हैं, कि कोई भी ऑर्गन किस सेल से बना है, किस टाइप के टिश्यू से बना है, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। और मॉर्फोलॉजी में हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके सरफेस का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा स्टमक है शरीर के अंदर, तो जैसे ये मान लीजिए स्टमक है, तो इसकी भी तो एक आउटर लेयर होगी और यहाँ इनर लेयर होगी। ठीक है ना?
तो इसकी जो ये आउटर लेयर है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो किसी भी अंग की या भाग की शरीर के, उसके जो ऊपर की संरचना है, उसका हम पूरा अध्ययन करते हैं। ये है मॉर्फोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल मतलब जिससे हम अर्थ से ही समझ रहे हैं कि इसमें किसी चीज का विकास हो रहा है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजी। और इसमें मोस्टली हम कब कब से कब तक का करते हैं, बच्चे के मदर वोम में आने से लेके उसकी युवा अवस्था तक, मतलब टीनेजर तक, ठीक है। मतलब 0 से लेके 19 साल तक ये पूरा अध्ययन किसमें आता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। सो इसमें जो फर्स्ट होता है वो एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब ये होता है कि जब भी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और एक सेल बनती है, तो वो फर्स्ट सेल फर्टिलाइजेशन से लेके 8 वीक तक जो भी चेंजेस होते हैं या जो डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत होता है। मदर वोम में 8 वीक तक जो अंदर सेल्स होते हैं, उनको हम एम्ब्रियो कहते हैं। आफ्टर 8 वीक उसको फीटल कहते हैं। सो सेकेंड ब्रांच इसकी क्या हो गई, फीटल। कि 8 वीक से लेके फिजिकल डिलीवर करने तक जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फीटल। और जो भी हमारा एम्ब्रियो होता है, वो उसका मान लीजिए ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, तो जब हम उस एबनॉर्मल एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, टेराटोलॉजी। और कुछ जो हमारे, चाहे वो एम्ब्रियो हो या चाहे वो फीटल हो, उसमें जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी गुण, बनावट या किसी भी डिजीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए। तो जहां हम जीन्स या क्रोमोसोम्स का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। अब इसमें लास्ट है न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा, हमारे जो ब्रेन होते हैं उनके सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। सो इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी नर्व होती हैं, उनके सेल्स को भी न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत चीजें आती हैं, उसकी स्टडी हम न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। और लास्ट है मॉर्बिड या पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो इसमें कुछ हम ऐसे एबनॉर्मल डिजीजेज या कुछ ऐसे ह्यूमन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जो कि डैमेज हैं, उन सब की जो हम स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं किसमें, पैथोलॉजी में या मॉर्बिड एनाटॉमी में।
सो फर्स्ट हम समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या चीज है।